पहले सती प्रथा, दहेज प्रथा, पर्दा प्रथा के नाम पर जान गंवाती थी लड़कियां, आज लिव इन के रिलेशन के नाम पर लड़कियां जान गंवा रही हैं। क्या ऐसे होगा महिलाओं का उत्थान? आज ज्यादातर प्राइवेट स्कूल्स में टीचर्स महिलाएं हैं, इतनी कम सैलरी पर उनसे काम कराया जा रहा है, कहीं कहीं पर तो उनके लिए बैठने के लिए कुर्सी तक नहीं है, छुट्टी होने के बाद भी उनको 2-2 घंटे तक स्कूल में रोका जा रहा है, शोषण हो रहा है। क्या ऐसे होगा महिलाओं का उत्थान? आज महिला को किसी आदमी को अपना मोबाइल नंबर तक देना उसकी जान को आफत बन गया है। क्या ऐसे होगा महिलाओं का उत्थान? कोई महिला 2 घड़ी किसी पुरुष से बात कर ले तो पुरुष उसे अप्रोच करना शुरू कर देता है। क्या ऐसे होगा महिलाओं का उत्थान? कोई पति बीवी को अपने घर के बाहर तो जी जी करके रिस्पेक्ट करके बात करता है, लेकिन वही पति घर में आकर उसे शराब पीकर गालियां देता है, उसे मारता है, पीटता है, उसका शोषण करता है। क्या ऐसे होगा एक महिला का उत्थान? जो बेटी अपनी मर्जी से शादी करना चाहे, सिर्फ कास्ट के नाम पर, सिर्फ ईगो के नाम पर जबरदस्ती वो बाप अपनी बेटी की शादी कहीं और कर देता है और वो बेटी पूरी उम्र तंग रहती है। क्या ऐसे होगा महिलाओं का उत्थान? एक महिला को एडवर्टाइजमेंट्स में कम कपड़े पहनाकर एक आदमी अपने प्रोडक्ट्स बेच रहा है, चाहे स्कूटर हो, मोटरसाइकिल हो, कार हो या घड़ी हो। क्या ऐसे होगा महिलाओं का उत्थान? 2 साल की बच्ची से लेकर 75 वर्ष की महिला तक, अंतिम पंक्ति में खड़ी एक महिला से लेकर एक मेडिकल कॉलेज की डॉक्टर से कब दरिंदगी हो जाए। क्या ऐसे होगा महिलाओं का उत्थान? जिस देश में औरतों को देवियों की तरह पूजा जाता है, उसी देश में एक आदमी फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, मैसेंजर, यूट्यूब पर अश्लील रील्स देखकर एक आम लड़की के लिए भी अश्लील सोच और अश्लील नजर लिए घूम रहा है। क्या ऐसे होगा महिलाओं का उत्थान? एक महिला काम करने के लिए घर से बाहर निकल जाए तो पहले नौकरी मिलने के नाम पे उसका शोषण, फिर नौकरी करते हुए उसका शोषण, फिर प्रमोशन के नाम पर उसका शोषण, फिर नौकरी करके घर आकर घर का काम करना वो भी उसका शोषण, फिर पति उस पर शक करे वो अलग शोषण। क्या ऐसे होगा महिलाओं का उत्थान? पैदा होने से पहले से लेकर मरते दम तक कब एक महिला अपराध का शिकार हो जाए, एक महिला को खुद पता नहीं है। क्या ऐसे होगा महिलाओं का उत्थान? जिस दिन एक बाप, एक भाई, एक पति ये समझ जाएगा कि एक लड़की का पति, एक भाई, एक बाप होने का मुझे नाजायज फायदा नहीं उठाना, अपने आप ही हमारे देश की लड़कियों का और महिलाओं का उत्थान हो जाएगा। अगर आप ध्यान से देखो तो एक लड़की जिस घर में शादी कराने के बाद जाती है, उस घर का जो मालिक होता है वो लड़के का बाप होता है। ना तो उस लड़के की मां घर की मालकिन होती है और ना ही उस घर की बहू उस घर की मालकिन होती है। लेकिन फिर भी आप देखो कि एक सास पूरी उम्र निकाल देती है उस घर का रखरखाव करने में, एक बहू अपनी पूरा जिंदगी निकाल देती है उस घर का रखरखाव करने में, जबकि वो घर किसका है? लड़के के बाप का। तो जिस दिन आप लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझोगे कि जिस लड़की ने तुम्हारे साथ 7 वचन लेकर शादी करके वो तुम्हारे घर पे आई है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में तुम्हें भी उसका साथ निभाना है, घर के कामों में तुम्हें भी अपना साथ निभाना है, उस दिन हमारे देश से जेंडर डिस्क्रिमिनेशन खत्म हो जाएगा। आज एक आदमी के अंदर ये ईगो है कि मैं आदमी हूं, एक लड़की के अंदर ये ईगो है कि मेरे पास राइट्स हैं। ना हमें राइट्स को ईगो बनाना है कि हमारे पास हक हैं, कि लड़कियों का पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन होने के बाद भी उनका कोई प्रतिनिधि, पार्षद प्रतिनिधि, एमएलए प्रतिनिधि, उनका भाई, उनका बाप, उनका पति, वो सब उनका प्रतिनिधि बनके उनको एक स्टैंप के तौर पर यूज कर रहे हैं। ये भी एक तरह का जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, इसको भी लड़कियों को समझना हो। इसीलिए आज इन जेंडर डिस्क्रिमिनेशन अवेयरनेस कैंपेन्स की जरूरत है स्कूल्स में। सही है ना? यस, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। लेकिन हम कहां गलती करते हैं जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को समझने में? ना केवल जेंडर डिस्क्रिमिनेशन महिलाओं के साथ हो सकता है, हमारे समाज में या हमारी बायोलॉजी में पुरुष भी जेंडर है, महिला भी जेंडर है, एंड ट्रांसजेंडर भी एक जेंडर है। सुना है आपने ट्रांसजेंडर? और जेंडर डिस्क्रिमिनेशन किसी के साथ नहीं होना चाहिए, सिर्फ महिलाओं के साथ ही नहीं होना चाहिए। एक टाइम आपने देखा था जब महिलाओं के साथ अपराध बढ़ गए थे, सती प्रथा, दहेज प्रथा, पर्दा प्रथा, तो महिलाएं जान गंवा देती थी और फिर पुरुषों के लिए सख्त कानून बनाए गए, उन प्रथाओं से महिलाओं को बाहर निकाला गया। आज कई बार पुरुष भी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का शिकार हो जाते हैं। महिलाओं के लिए के बचाव के लिए इतने सख्त कानून बना दिए गए हैं कि उन कानूनों का दुरुपयोग होने लगा समाज में और पुरुष को अपने पुरुष होने की कीमत चुकानी पड़ी। ट्रांसजेंडर्स को भी कई बार अपने ट्रांसजेंडर होने की कीमत चुकानी पड़ती है। उन ट्रांसजेंडर्स को, जिन्हें हम किन्नर समाज कहते हैं, उन्हें समाज से केवल इस बात पर अलग कर दिया जाता है, अलग रख दिया जाता है कि वो थर्ड जेंडर है, ट्रांसजेंडर है, जबकि ऐसा होना बिल्कुल गलत है। क्योंकि लाइफ
लाइफ असली चीज है। किसी का पुरुष होना, महिला होना या किन्नर होना कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि हमारी भावनाएं, हम कैसा फील करते हैं, हम कैसा सोचते हैं, हम क्या कर्म करते हैं, इस बात पे हमारा जीवन निर्धारित होता है, ना केवल हमारे लिंग के आधार पर। तो कैसे मिट सकता है हमारे समाज से जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, आइए जानते हैं। नंबर 1, पहले तो हर जेंडर को अपनी अपनी बाउंड्री समझनी होगी, सीमा समझनी होगी, एक तय सीमा अपने लिए निर्धारित करनी होगी कि ये मेरी बाउंड्री है, यहां तक मेरी लिमिट है, यहां तक मेरी रीच है। जब तक हम उन बाउंड्रीज को नहीं समझेंगे तब तक हम एक दूसरे की बाउंड्रीज को एनक्रोच करते रहेंगे, तब तक हम एक दूसरे के हक को मारने की कोशिश करते रहेंगे। हमें समझना होगा कि हमें इस तरह से बिहेव करना है, इस तरह से रहना है कि दूसरे व्यक्ति का अधिकार ना छीने। When we will be knowing our boundaries, then all the discriminations will automatically be waved off from this society. Number 2, respect. चाहे कोई महिला हो, चाहे कोई पुरुष हो, चाहे कोई ट्रांसजेंडर हो, हमें सबको रिस्पेक्ट करनी है। आप देखते होंगे आजकल कई बार आपको केवल इसलिए डिसरिस्पेक्ट मिल जाती है क्योंकि आप एक लड़की हैं। कई बार आपको इसलिए डांट दिया जाता है कि आप लड़के हो, कि लड़कियों के साथ ऐसे बात कर रहे हो। समझ शर्म नहीं आती क्या? लड़कों को बोल दिया जाता है लड़कियों के साथ ऐसे बात करो, लड़कियों को बोल देते हो ऐसे बात करते हैं, लड़के से, तुमसे बड़ा है, लड़का है ये। तो ये जो रिस्पेक्ट की हमने धारणा लिंग के आधार पर बना दी है, लड़का, लड़की, किन्नर, ऐसे, तो ये रिस्पेक्ट सबको इक्वल तरीके से मिलना चाहिए। अगर जब तक आप रिस्पेक्ट बचपन से ही इक्वल तरीके से किसी को नहीं दोगे, चाहे वो लड़का है या लड़की है, ट्रांसजेंडर है, किन्नर है, तो वो सोसाइटी से कभी जा ही नहीं सकती। जब आप ग्रास रूट लेवल पर ये रिस्पेक्ट की बात नहीं समझाओगे, तो जब आप लोग बड़े होकर आपने भी सिटीजन बनना है, नागरिक बनना है इस देश का, और आपने भी आगे चलकर समाज का रूप धारण करना है, तो रिस्पेक्ट आपको आज से ही सीखनी होगी कि किसी की लिंग के आधार पर रिस्पेक्ट नहीं करनी है या डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी है, सबको इक्वल रिस्पेक्ट देनी है। म्यूचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको यह समझना होगा कि हम लोग सोशल एनिमल हैं। ना तो लड़का लड़की के बगैर रह सकता, ना लड़की लड़के के बगैर रह सकती। एक सामाजिक पूरा ढांचा है जिसमें हम सबको साथ मिलकर ही रहना है। तो हमें जिम्मेवारियां भी म्यूचुअली ही शेयर करनी होगी। जिम्मेवारियां मतलब कि ये नहीं सोचना कि ये काम लड़का कर सकता है या ये काम लड़की कर सकती है तो इसलिए मैं ये काम नहीं कर सकता। आज हमारे देश की बेटियां फाइटर जेट्स भी उड़ा रही हैं, पता है आपको? आज हमारे देश की बेटियों ने ऑपरेशन सिंदूर में कितना इंपॉर्टेंट योगदान दिया, पता है आप सबको? तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज को शेयर करना सीखो। एक फाइटर जेट उड़ाने से लेकर घर के काम करने तक की रिस्पॉन्सिबिलिटी को शेयर करना सीखो कि जब बेटियां देश चला सकती हैं, प्रधानमंत्री बन सकती हैं, इंदिरा गांधी जैसी प्रधानमंत्री हमारे देश को मिली, प्रतिभा पाटिल जैसी राष्ट्रपति हमारे देश को मिली, आज द्रौपदी मुर्मू हमारे देश की राष्ट्रपति हैं, तो कोई भी व्यक्ति कोई भी रोल निभा सकता है। जरूरी नहीं है कि एक लड़का ही राष्ट्रपति बन सकता है या एक लड़की को ही घर के काम करने हैं। वी शुड शेयर अवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज फ्रॉम होम टू दी टॉप मोस्ट लेवल। उसके बाद चाहे घर हो, चाहे वर्क प्लेस हो, चाहे हमारा समाज हो, सब जगह इक्वली बिहेव करो। ये नहीं है कि आप घर में तो एक अलग तरीके से बिहेव कर रहे हो कि चलो बाहर दिखावे के लिए मैं जेंडर इक्वलिटी का नाटक कर देता हूं, नौटंकी कर देता हूं। वर्क प्लेस पर आप अलग नाटक कर रहे हो कि चलो घर में तो मैं कराया दिखावा और यहां ये कर देता हूं, अलग कर देता हूं, और सोसाइटी को दिखाने के लिए अलग। तो हर जगह आपने सेम ही पैरामीटर्स को फॉलो करना है। रिस्पेक्ट, हैव योर बाउंड्रीज एंड म्यूचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपने शेयर करनी है, चाहे घर हो, चाहे वर्क प्लेस हो या समाज हो। म्यूचुअल आपने सबको हेल्प करनी है, ना कि उसे ईगो इशू बनानी है। आज एक आदमी के अंदर ये ईगो है कि मैं आदमी हूं, एक लड़की के अंदर ये ईगो है कि मेरे पास राइट्स हैं। ना हमें राइट्स को ईगो बनाना है कि हमारे पास हक हैं, ना हमें कि मैं मेल हूं इसीलिए मेरे अंदर ईगो है। जहां हमारे अंदर ईगो आ जाती है वहां हमारे अंदर डिस्क्रिमिनेशन ऑटोमेटिकली आ ही जाती है। और वो सिर्फ लड़का और लड़की के डिस्क्रिमिनेशन नहीं, ट्रांसजेंडर के डिस्क्रिमिनेशन नहीं, बल्कि अमीर और गरीब के बीच भी जो डिस्क्रिमिनेशन होती है उसका कारण भी ईगो ही होती है। तो अपनी ईगो को जब तक तुम किल नहीं करोगे, साइड लाइन नहीं करोगे, तब तक तुम खुद के साथ भी जस्टिस नहीं कर पाओगे। अपोजिट जेंडर को तो तुम छोड़ ही दो। इक्वल अपॉर्चुनिटी, हर लड़के को, हर लड़की को और हर ट्रांसजेंडर को ये इक्वल अपॉर्चुनिटी, ये राइट है कॉन्स्टिट्यूशन का कि सबको बराबरी का हक मिले, चाहे वो एजुकेशन लेना हो कि वो किस स्कूल में पढ़ सके। क्या किसी लड़की को इसलिए स्कूल नहीं भेजना चाहिए कि वो लड़की है? यस और नो? नहीं ना, कि वो लड़की है इसलिए स्कूल नहीं जाएगी। क्या एक लड़के को इसलिए नहीं कहीं पर सिलेक्शन होना चाहिए कि लड़का इसको नहीं रखते हम तो लड़की को रखेंगे? क्या ऐसा होना चाहिए?
तो ना लड़के के साथ ना लड़की के साथ अपॉर्चुनिटी के नाम पर भेदभाव होना चाहिए। क्या एक लड़की को इसलिए हॉस्पिटल नहीं ले जाना चाहिए कि इस पे तो खर्चा होगा, लड़की है क्या करना है इसको ले जाकर, यस और नो? नहीं होना चाहिए। लड़की के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। हेल्थ केयर फैसिलिटीज सबके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए। स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज हर एक को इक्वली अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। लीगल राइट सबके लिए एक जैसे होने चाहिए। हाँ, कुछ एक्ट या कुछ कानून हमें ऐसे बनाने की जरूरत पड़ी जिसके चलते हमें महिलाओं का उत्थान करना था। जैसे आज हमें बस की सीट रिजर्व करने की जरूरत पड़ी महिलाओं के लिए, क्योंकि उनका अपलिफ्टमेंट करना था, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन ना हो। जब समाज में दहेज के केसेस बढ़ने लगे तो हमें दहेज के खिलाफ धाराएं लानी पड़ी। जब बच्चियों के खिलाफ अपराध बढ़ने लगे, यौन शोषण के मामले बढ़ने लगे, तो हमें पॉक्सो एक्ट लाना पड़ा। तो इस तरह के एक्ट्स की जरूरत, उनको अपलिफ्ट करने की हमें जरूरत पड़ी। जब देश की सरकार और देश का कानून लड़कियों को अपलिफ्ट करने के लिए, जेंडर को, एक पर्टिकुलर जेंडर को अपलिफ्ट करने के लिए काम कर रहा है, तो हम पुरुष लोग, हम लड़के लोग उनको अपलिफ्ट करने के लिए घर में, वर्क प्लेस पे और सोसाइटी में उनकी हेल्प क्यों नहीं कर सकते? पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। आज समाज में हो क्या रहा है कि महिलाओं के लिए जहां जहां पर सीट्स आरक्षित हैं, चाहे वो सरपंच हो या फिर और बड़ा कोई पद हो, एमएलए हो, एमपी हो, मिनिस्टर हो, कई जगह पर ऐसा देखा गया है कि लड़कियों का पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन होने के बाद भी उनका कोई प्रतिनिधि, पार्षद प्रतिनिधि, एमएलए प्रतिनिधि, उनका भाई, उनका बाप, उनका पति, वो सब उनका प्रतिनिधि बनके उनको एक स्टैंप के तौर पर यूज कर रहे हैं। ये भी एक तरह का जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है। इसको भी लड़कियों को समझना होगी। और पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन सिर्फ कागजों में दिखाने के लिए नहीं है कि हाँ, तुम्हें महिला को हमने सरपंच बना दिया तो अब तुम सरपंच हो गई। नाम का सरपंच नहीं बनना है। तुम्हें जानना चाहिए कि तुम्हारे राइट्स क्या हैं जब तुम पॉलिटिकली इलेक्ट होकर कहीं पर बैठोगी, असेंबली में बैठोगी, पार्लियामेंट में बैठोगी, मिनिस्टर की सीट पर बैठोगी, प्रधानमंत्री की सीट पर बैठोगी। और लड़कों को भी यह समझना चाहिए कि लड़कियों को भी जानने दिया जाए, उनको भी कुछ काम करने दिया जाए। ये नहीं कि वो तुम्हारे से अगर शर्म के मारे या अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हुए तुम्हारी सारी बातें मान रही हैं तो तुम उनके ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर डाल रहे हो कि चलो मैं तुम्हारा प्रतिनिधि बनूंगा। वो कुछ बोल नहीं रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसका राइट ना दो। एक लड़की की चुप्पी इसीलिए है कि वो तुम्हारी रिस्पेक्ट करती है कि चलो कोई बात नहीं है, ये मेरा पति है, लेकिन उसका गलत फायदा, अब ये मेरा भाई है, उसका गलत फायदा ये मेरा बाप है, उसका गलत फायदा भी तुम लोगों ने नहीं उठाना है। जिस दिन एक बाप, एक भाई, एक पति ये समझ जाएगा कि एक लड़की का पति, एक भाई, एक बाप होने का मुझे नाजायज फायदा नहीं उठाना, अपने आप ही हमारे देश की लड़कियों का और महिलाओं का उत्थान हो जाएगा। और उसके बाद नो रिमार्क्स। हमें कभी भी कोई रिमार्क्स, गंदे शब्द एक दूसरे के प्रति, सेक्सिस्ट रिमार्क्स नहीं करने हैं। आज हम देख रहे हैं कि जितने हम पढ़े लिखे हो रहे हैं पढ़ाई लिखाई के नाम पर, उतने ही हम अनपढ़ गंवार होते चले जा रहे हैं। हमारा बौद्धिक स्तर उतना ही गिरता चला जा रहा है, क्योंकि हमारा भौतिक विकास तो हो रहा है लेकिन बौद्धिक विनाश हो रहा है। आज सोशल मीडिया ऐसे गंदे गंदे भद्दे भद्दे कमेंट से भरा पड़ा है लड़कियों के खिलाफ। लड़कियां भी आजकल गालियां देकर बात कर रही हैं। तो ये जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन एक दूसरे के प्रति शुरू होता है। आज आप लोग जो गालियां, उसमें लड़कियों को टारगेट करके जो शब्द इस्तेमाल करते हो, जिस दिन आप वो शब्द इस्तेमाल करना बंद कर दोगे तो अपने आप ही हमारे देश के महिलाओं का उत्थान हो जाएगा। क्योंकि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को दूर करना सिर्फ देवियों की पूजा करना नहीं है, बल्कि देवियों को रिस्पेक्ट देना, उनको उनका सही दर्जा देना और उनको पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इक्वल अपॉर्चुनिटीज देना है। जिस दिन हमारे देश के पुरुष ये समझ जाएंगे, उस दिन देश से जेंडर डिस्क्रिमिनेशन अपने आप दूर हो जाएगा। शेयर हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अभी एक वीडियो दिखाई गई आपको। अक्सर आदमियों के अंदर ये ईगो रहती है कि घर के काम तो लड़कियां करेंगी। क्यों? ऐसा क्यों? अगर आप ध्यान से देखो तो एक लड़की जिस घर में शादी कराने के बाद जाती है, उस घर का जो मालिक होता है वो लड़के का बाप होता है। ना तो उस लड़के की मां घर की मालकिन होती है और ना ही उस घर की बहू उस घर की मालकिन होती है। लेकिन फिर भी आप देखो कि एक सास पूरी उम्र निकाल देती है उस घर का रखरखाव करने में, एक बहू अपनी पूरा जिंदगी निकाल देती है उस घर का रखरखाव करने में, जबकि वो घर किसका है? लड़के के बाप का। तो जिस दिन आप लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझोगे कि जिस लड़की ने तुम्हारे साथ 7 वचन लेकर शादी करके वो तुम्हारे घर पे आई है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में तुम्हें भी उसका साथ निभाना है, घर के कामों में तुम्हें भी अपना साथ निभाना है, उस दिन हमारे देश से जेंडर डिस्क्रिमिनेशन खत्म हो जाएगा। और सबसे लास्ट, अवेयरनेस। जब तक हम लोग अवेयर नहीं होंगे, इग्नोरेंस
जब तक हमारे दिमाग में रहेगी। जिस चीज को हम जानते ही नहीं उस चीज के बारे में सोचेंगे कैसे? तो जब तक हमारे दिमाग में, क्योंकि आपको एक तरफा बात सिखाई जा रही है, यही सिखाया जा रहा है, लड़की ये, पत्नी ये, आंटी ये, चाची ये, ताई ये, जेठानी ये, देवरानी ये। आपके दिमाग में सोशल मीडिया, वेब सीरीज, टेलीविजन सीरियल्स, फिल्म्स ने जो लड़कियों के लिए, पत्नियों के लिए जो नफरत घोली है, जब तक आप उसे दूर नहीं करेंगे तब तक आपके दिमाग से जेंडर डिस्क्रिमिनेशन दूर नहीं होगा। इसीलिए हमें ऐसे सेमिनार्स करने की जरूरत पड़ती है कि हमारे देश में जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन आज भी हो रहा है, चाहे हम किसको कितना भी डिनाई कर लें, कितने भी हम विमेन के लिए राइट्स बना लें, लेकिन आज भी लड़कियों को और ट्रांसजेंडर्स को जिस तरह की प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है, उसे दूर करने के लिए हर स्कूल, हर कॉलेज, हर यूनिवर्सिटी, हर नुक्कड़, हर गली में जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ ऐसे अवेयरनेस सेमिनार्स होते रहने चाहिए। यस और नो? थैंक यू वेरी मच।